प्रतापगढ़ में लॉकडाउन खुलने पर जश्न मनाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हमें प्रतापगढ़ से मिल रही है और देखिए किस तरह यहां कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी। झुंड बनाकर लोग डांस करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों ने डांस किया है। ये खतरनाक तस्वीर प्रतापगढ़ से आ रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में कर्फ्यू हटने के बाद किस तरह कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ देखिए बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा है, लोग डांस कर रहे हैं, ना किसी के चेहरे पर ढंग से मास्क नजर आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सवाल ही नहीं। लॉकडाउन खुलने पर यह जश्न यूपी के प्रतापगढ़ में मनाया गया है। गाने चल रहे हैं, लोग डीजे की धुन पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और किसी को परवाह नहीं है कि कोरोना अभी बीच में ही है। कोरोना कहीं नहीं गया है और दिशा निर्देशों का पालन उनको भी करना है जिनको टीका लग चुका है। पर देखिए यहाँ लोगों की लापरवाही और इनको रोकने के लिए दूर दूर तक कहीं प्रशासन भी नजर नहीं आ रहा। कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं यूपी के प्रतापगढ़ में। लोगों का बेपरवाह और लापरवाह रवैया कितना खतरनाक साबित खुद इनके लिए और बाकी लोगों के लिए हो सकता है। कोरोना कर्फ्यू यूपी के सभी जिलों से हटाया गया है क्योंकि संक्रमण की रफ्तार अब कम हो रही है। एक्टिव केसेस भी कम रह गए हैं। 600 से कम एक्टिव केसेस पर जिलों से कर्फ्यू हटाया गया था और अब यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त है, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को छोड़कर। पर देखिए किस तरह उसके खुलने का यहाँ लोग जश्न मना रहे हैं, जैसे कर्फ्यू ना खुला हो, कोरोना ही चला गया हो। लोग भूल गए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में कितनी मौतें हुई हैं। लोगों को सही समय पर उपचार न मिलना, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की किल्लत या कालाबाजारी, कितनी बड़ी समस्याओं से होकर लोग गुजरे हैं। अब स्थिति जब संभलने की ओर है तो देखिए लोग किस तरह खतरनाक तरीके से ये जो जश्न मना रहे हैं, जानलेवा कितनों के लिए साबित हो सकता है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भटेरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्ष से कुल 8 लोग घायल हुए हैं और सभी का इलाज बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह यहां खूनी संघर्ष हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। लगातार हो रही मारपीट में किसी के सर पर, किसी के हाथ और पैर में चोट आई है। तहरीर के आधार पर पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जौनपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाएं भी इसमें दिख रही हैं। लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। 8 लोग घायल हुए हैं इस मारपीट में। उधर देश में लगातार घट रहा है कोरोना का प्रकोप। पिछले 24 घंटे में 84,332 नए केस पूरे देश से सामने आए हैं और एक दिन में 4,002 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते एक दिन में 1,21,311 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मौत का आंकड़ा हालांकि अभी चिंताजनक बना हुआ है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। नए मामले आने की रफ्तार में कमी आई है। बीते 24 घंटे में 84,332 नए केस देश भर से सामने आए हैं। 4,002 लोगों की कोरोना से मौत हुई है एक दिन के अंदर और संक्रमितों की मौत का जो ये आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। वो परेशानी जो है अभी जस की तस बनी हुई है। बीते एक दिन में 1,21,311 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो 24 घंटे का कोरोना मीटर हम आपको बता देते हैं। देश में कोरोना का हाल, 84,332 नए केस, 4,002 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर हुई है। नए केसेस की बात की जाए तो बीते एक हफ्ते से यह आंकड़ा 1 लाख के नीचे बना हुआ है, जो अपने आप में एक राहत की बात जरूर है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अब भी चिंता का विषय है। एक दिन में 4,002 मौत भारत के अंदर हुई है कोरोना से। हालांकि नया संक्रमण मतलब नए संक्रमित केस जो हैं वो अब घट रहे हैं। 84,332 नए मामले 24 घंटे में सामने आए।
अगली खबर लखनऊ से। बाल आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रीति वर्मा को हटाया गया है। ऑडियो वायरल होने के बाद पिछले दिनों प्रीति के पति की गिरफ्तारी हुई थी। प्रीति के पति का 2 रुपए प्रति ट्वीट का ऑडियो वायरल हुआ था और पति की गिरफ्तारी के बाद प्रीति ने सीएम से मिलने का वक्त मांगा था। जया सिंह को भी सदस्य के पद से हटा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ऑडियो वायरल होने पर पिछले दिनों ये मामला प्रकाश में आया था। प्रीति के पति का 2 रुपए प्रति ट्वीट का ऑडियो वायरल हुआ था और पति की गिरफ्तारी के बाद प्रीति ने सीएम से मिलने का वक्त मांगा था। तो जया सिंह को भी सदस्य के पद से हटा दिया गया है। अगली खबर लखनऊ से। 15 जून से 8 रूटों पर फिर शुरू होगी एसी बस सेवा। इन 8 रूट्स पर 64 एसी बसों का संचालन होगा। परिवहन विभाग शुरू करेगा एसी जनरथ, शताब्दी, वोल्वो बस सेवा। वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में एसी बस चलेंगी। सहारनपुर, बरेली, बलिया, गोरखपुर रूट पर भी बसें चलेंगी। परिवहन विभाग अब एसी जनरथ, शताब्दी और वोल्वो बस सेवा शुरू करने जा रहा है। कहां-कहां एसी बसें चलेंगी वो भी जान लीजिए। वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में एसी बसों का संचालन होगा। सहारनपुर, बरेली, बलिया, गोरखपुर रूट पर भी ये बसें चलेंगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कोई अपने जिगर के टुकड़े का सौदा कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अलीगढ़ में एक सूदखोर की वजह से एक माँ बाप इस कदर बेबस हो गए हैं कि वो अपना बच्चा बेचने तक को तैयार हैं। इनका आरोप है कि सारा सूद चुकाने के बाद भी सूदखोर इनसे और पैसे मांग रहा है और अगर ऐसा ही जारी रहा तो ये अपना 5 साल का बच्चा बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। अपने जिगर के टुकड़े को बेचने की बात कहना भी गुनाह है, लेकिन इनकी बेबसी कुछ ऐसी है कि अब ये अपने 5 साल के मासूम को बेचने की बात कह रहे हैं। एक सूदखोर के आतंक ने तस्वीरों में दिख रहे माँ बाप को इस कदर लाचार बना दिया है कि इनके पास अब कोई चारा नहीं है। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके की रहने वाली चारू पाठक और उनके पति गौरव पाठक एसएसपी के दरबार में पहुंचे और यहाँ पर जब उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई तो हर कोई हैरत में पड़ गया। गौरव ने सोनू यादव से 2015 में ब्याज पर 2 लाख रुपए लिए थे। 2 लाख रुपयों पर सोनू यादव ने 5 साल तक 10% ब्याज लगाया। बैंक से लोन लेकर गौरव यादव ने सोनू यादव को 16 लाख रुपए वापस लौटा दिए। फिर सोनू यादव ने गौरव पर 40 लाख रुपए बकाया बता दिया। 40 लाख रुपए न देने पर गौरव पाठक के घर पर ताला लगा दिया। यही नहीं, गौरव पाठक की माने तो जब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। ऐसे में अब ये बेबस माँ बाप कह रहे हैं कि अगर पुलिस भी इन्हें इंसाफ नहीं दिलाती तो ये अपना 5 साल का मासूम बच्चा बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उससे भी बात नहीं बनी तो ये खुदकुशी कर लेंगे। बहन की शादी के लिए मैंने आज से 2015 में 2 लाख रुपये दिए थे और मैं सोनू यादव से लिए थे। उसके यहाँ काम करता हूँ तो उसने ऐसे दे दिए, लेकिन 20 दिन बाद उसने कहा कि मैं ब्याज सहित लूँगा और मैं अब तक उसे 16 लाख रुपए दे चुका हूँ। 16 लाख रुपए दे चुका हूँ और अब भी वो मुझसे 40 लाख रुपए में बता रहा है। और मैं घर से निकल आया, जब मैं घर से निकला तो उसने ताला लगा दिया मेरे घर से। 5 साल से अब तक हम उनको 16 लाख रुपए दे चुके हैं और वो हमें अब भी 40 लाख रुपए बता रहे हैं। इतना पैसा दो वरना हम तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। अब हम पति को जान से तो नहीं मरने दे सकते, इसलिए हम अपना बच्चा बेचने के लिए तैयार है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लूँगी। वही सूदखोरों के आतंक के आगे बेबस इस माँ बाप की कहानी सुनने के बाद पुलिस महकमा भी हैरत में पड़ गया है। वहीं पुलिस ने हालात को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है। सासनी गेट के तहत एक प्रकरण आया है जिसमें रुपयों को लेन देन के लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुआ चारू पाठक के द्वारा, उस पर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा आरंभ कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला रुपयों के लेन देन का है, लेकिन ये भी सच है कि अगर सूदखोर के आतंक की वजह से एक माँ बाप को अपने जिगर के टुकड़े को बेचने पर मजबूर होना पड़ सकता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगली खबर लखनऊ से। राज्य कर्मचारियों को मिलेगा 1.5 साल से फ्रीज डीए। अगले 7 महीने में 3 बार महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलना तय है। जुलाई में महंगाई भत्ता करीब 11% मिलने की उम्मीद थी।
जुलाई में ही 3% सालाना वेतन वृद्धि का लाभ मिलने की अब उम्मीद है। तो ये कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर। कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलना अब तय है। जुलाई में महंगाई भत्ता करीब 11% मिलने की उम्मीद है। राज्य कर्मचारियों, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को 1.5 साल से जो डीए फ्रीज था वो अब मिल सकेगा। अगले 7 महीने में 3 बार महंगाई का भत्ता भी मिलेगा। कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलना तय है। जुलाई में महंगाई भत्ता 11% मिलने की उम्मीद है और जुलाई में ही 3% जो एनुअल इंक्रीमेंट है, सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलने की उम्मीद है। तो ये बड़ी और राहत भरी खबर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। शैलेश से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेश, बताइएगा, निश्चित रूप से ये राज्य कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है और कितना फायदा इससे उनको होने जा रहा है और कितनी जल्दी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले कोरोना काल जब आया था तो सरकार ने, क्योंकि देखिए आर्थिक बोझ भी आया था, 2020 में लॉकडाउन भी लगा था, इसके चलते इसके मद्देनजर सरकार की तरफ से जो वेतन वृद्धि थी उसको रोका गया था। उस साल जो डीए थे उनको रोका गया था और अब जो 3 बार ये लगते हैं डीए, अगर हम बात करें, जैसे जनवरी का रोका गया, जुलाई का रोका गया और इस साल फिर से 2021 में जनवरी का रोका गया था। तो अब ये जो है जुलाई में इसका लाभ मिल सकता है और सीधे तौर पर अगर देखें तो करीब 15 लाख से ऊपर ही यहाँ पर कर्मचारी हैं जिनको इस डीए का और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जो अनुमान अभी लगाया जा रहा है सरकार के खजाने पर, इससे लगभग 3000 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो है वो भी लंबे समय से इसको लेकर मांग कर रहे थे और सरकार के ऊपर भी दबाव था इसको लेकर, तो सरकार जो है अब जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, राजस्व आ रहा है, इसको देखते हुए अब इसका लाभ अपने कर्मचारियों को देने की तैयारी में है और जुलाई से ही इसका लाभ मिल सकता है। जल्द इसका आदेश जो है वो भी जारी करने की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया शैलेश, और जल्द ही यह आदेश जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद इसका लाभ मिलना राज्य कर्मचारियों को शुरू हो जाएगा। 1.5 साल से फ्रीज डीए मिलेगा, 7 महीने में 3 बार महंगाई का भत्ता भी मिलेगा। उधर ओडीओपी स्कीम में यूपी के 32 जिले फिसड्डी साबित हुए हैं। ओडीओपी स्कीम में खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारी अब हटाए जाएंगे। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये निर्देश दिए हैं और खराब परफॉर्मेंस वाले 10 जिलों में 5 मंडलों की रिपोर्ट भेजी गई है। खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। तो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसके आधार पर जो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा था, उसमें 32 जिले फिसड्डी साबित हुए हैं। खराब परफॉर्मेंस वाले 10 जिलों 5 मंडलों की रिपोर्ट भेज दी गई है। खबर यह भी आ रही है कि जिन अधिकारियों का खराब परफॉर्मेंस रहा है उनको भी हटाया जाएगा। उसकी एक रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई है। लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। लखनऊ में पूर्व बसपा एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार हो गए हैं। 2012 के पुराने मामले में रामू द्विवेदी की गिरफ्तारी हुई है और लखनऊ में रात 1 बजे पूर्व बसपा एमएलसी गिरफ्तार हुए। लखनऊ के धेनुमती अपार्टमेंट से देवरिया ले गई है टीम। तो लखनऊ में पूर्व बसपा एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2012 के वसूली मामले में पहले एफआईआर हुई थी और एक बार फिर से इस केस में जांच पड़ताल की जा रही है। रात 1 बजे गिरफ्तार हुए हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, विस्तार से बताइएगा 2012 का ये कौन सा मामला है और क्यों अब इसमें एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए, मामला धन उगाही का है, ब्लैकमेलिंग का है और मामला काफी पुराना है। आज रात करीब 1 बजे धेनुमती अपार्टमेंट लखनऊ में, जो मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां रहते हैं रामू द्विवेदी, पूर्व बसपा एमएलसी हैं, और उनको गिरफ्तार कर ली पुलिस। और इस समय रामपुर कारखाना, जो देवरिया जिले का एक थाना है, वहां पर उन्हें रखा गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एडीजी जोन लखनऊ गोरखपुर अखिल कुमार के निर्देश पर देवरिया के एसपी श्रीपति मिश्रा ने ये कार्रवाई की है। पिछले कई दिनों से तलाश की जा रही थी रामू द्विवेदी की। हालांकि उनकी तबीयत खराब थी, कोविड से वो काफी पीड़ित थे और धेनुमती अपार्टमेंट में रहते हैं। सीसीटीवी जारी हुआ है जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस आई है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। पुराना मामला है और वो
हालांकि आपराधिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके छात्र जीवन से ही आपराधिक दृष्टि से कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो हत्या के मामले हों, उगाही के मामले हों, ब्लैकमेलिंग के मामले हों, कारोबारियों से पैसा वसूलने का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले। और ये मामले केवल एक जगह नहीं बल्कि लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, इन तमाम जगहों पे दर्ज थे, लेकिन बहुत सारे मामलों में वो बरी हो चुके थे, ऐसा रामू द्विवेदी का कहना है। और कई मामले ऐसे हैं, लेकिन प्रदेश के जो टॉप 33 माफिया हैं उसमें रामू द्विवेदी को शामिल किया गया। जो लिस्ट जारी की गई थी सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से, जो प्रदेश के 33 माफिया इसमें शामिल थे पूरे प्रदेश के, उसमें रामू द्विवेदी का पूर्वांचल से देवरिया जिले से नाम था रामू द्विवेदी का। जी हाँ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यही वजह है कि एक बार फिर से मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और बीती रात 1 बजे देखिए किस तरह पुलिस उनके घर पहुंची और उनको गिरफ्तार करके ले गई। टॉप 33 माफियाओं की सूची में रामू द्विवेदी का नाम आता है। जानलेवा हमले के पुराने मामले में पूर्व बसपा एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार हो गए हैं। लखनऊ से रात 1 बजे गिरफ्तार करके देवरिया ले गई है उन्हें पुलिस और अब वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। रामू द्विवेदी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। 2012 के वसूली मामले में एफआईआर हुई थी और एक बार फिर से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व बसपा एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार हो गए हैं। रात 1 बजे पुलिस पहुंची उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और उसके बाद अपने साथ उन्हें देवरिया ले गई। रामू द्विवेदी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है और यह पूरा मामला 2012 का है। एक वसूली मामले में उन पर एफआईआर हुई थी। इतना ही नहीं, रामू द्विवेदी की भी जो छवि है वो माफियाओं की है। टॉप 33 दबंगों और माफियाओं की लिस्ट में रामू द्विवेदी का भी नाम आता है, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। उधर मथुरा में विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में बीजेपी और आरएसएस के दिग्गज शामिल होंगे। वृंदावन के केशव धाम में हाई लेवल मीटिंग होगी। 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव चौरसिया, संगठन मंत्री सुनील बंसल इसमें मौजूद होंगे और 19 जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी यहां मौजूद रहेंगे। तो यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन दोनों लेवल पर तैयारियां तेज हैं। अनिल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, बताइएगा कौन से ऐसे दिग्गज और नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और किस तरह का ये मंथन होगा? जी तो मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पर मथुरा के वृंदावन में एक बीजेपी और आरएसएस की एक हाई लेवल की यहाँ पर जो मीटिंग होनी है, इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव चौरसिया जी, संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और आरएसएस के कई दिग्गज नेता और बीजेपी के कई दिग्गज नेता जैसे क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी जी आदि यहाँ पर उपस्थित होंगे। और सभी जिले के यहाँ पर क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष भी इसमें शिरकत करेंगे, यहाँ पर भाग लेंगे और इनको यहाँ पर ये चुनाव के 2022 के चुनाव को देखते हुए ये अच्छी इनकी बीजेपी की मीटिंग मानी जा रही है, हाई लेवल मीटिंग मानी जा रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। इस मीटिंग से जुड़ी हुई खबरों पर आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया अनिल आपका।